हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज बाइनोमियल के लेक्चर नंबर 4 में हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो आपके सामने लिखा हुआ है रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स और दूसरा ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कॉपी पेन निकालो और नोट करना साथ के साथ शुरू कर दो। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। जैसे बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको मैंने बताया था क्या होते थे, NC0, NC1, NC2, NC3 अप टू, है ना, NCN तक। तो अगर किन्हीं दो कॉन्जिक्यूटिव को अगर मैं ले लूं तो उनकी रेशियो क्या आएगी? तो अगर मैं कोई r+1th टर्म और r+2th टर्म ले लूं तो वो क्या देंगे? NCR और NCR+1। जैसे मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, 1+x की पावर n है, इसकी कुछ एक्सपेंशन होगी तो इसकी जनरल टर्म क्या होती थी? TR+1। वो होती थी NCR इंटू 1 की पावर n-r इंटू x की पावर r। ठीक है बेटा। तो जो r+1th टर्म थी उसका कोएफिशिएंट कितना? NCR। और अगर यही r+2th टर्म होती तो क्या होता बेटा? NCR+1, 1 की पावर n-r+1 इंटू x की पावर r+1। हम अब किसकी बात कर रहे हैं? इन दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की रेशियो की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं NCR और NCR+1 की बात करूं तो सॉल्व करके ये आता है। देख लेते हैं बेटा। हम अभी इसका प्रूफ कर रहे हैं, उसके बाद आपको ये रिजल्ट याद रख लेना है, r+1/n-r। ठीक है। तो NCR अपॉन क्या करना है? NC वट r+1। तो बेटा NCR का मतलब क्या होता है? ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, डिफरेंस का फैक्टोरियल। ठीक बात। होल डिवाइडेड बाय ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, होल डिवाइडेड बाय n-r+1 का फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ आ गई है? तो इससे होगा क्या? n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा क्या बेटा? इसको ऊपर ले जाऊं, क्या हो जाएगा? r+1 फैक्टोरियल इंटू n-r+1 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई। अब बहुत ही चालाकी के साथ क्या मैं r+1 फैक्टोरियल कैसे लिख सकता हूं? r+1 इंटू r फैक्टोरियल लिख सकता हूं। अब ये बताओ n-r बड़ा है कि n-r+1 बड़ा है? देखो r+1 बड़ा है तो n में से r+1 जाएगा तो कुछ छोटा बचेगा इसके मुकाबले में। देखो n में से अगर मैं 2 माइनस करूं या n में से 3 माइनस करूं तो कौन से वाला बड़ा? n में से 2 माइनस वाला। तो ये बड़ा है, ये छोटा है। ऊपर वाले को ऐसे का ऐसा लिख देते हैं। तो r फैक्टोरियल, बेटा ये बड़ा है तो इसको लिख सकता हूं n-r इंटू एक छोटे वाले का फैक्टोरियल। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? देखो बेटा इससे कैंसिल आउट हो गया, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया? r+1/n-r। देखो बेटा यही आ गया हमारे पास। कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ। तो अगर कोई बच्चा बोले कि सर जैसे आपने r+1th और r+2th टर्म का निकाला है, अब r+2th और r+3th टर्म का बताओ क्या होगा? मतलब बच्चा पूछना चाह रहा है सर अगर इसकी रेशियो की बात हो जाए तब क्या करें? अगर इसकी रेशियो की बात हो जाए तब क्या करें? देखो बेटा हो क्या रहा है, r को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं? यहां पे r को r+1 लिख दिया तो ये बन गया। यहां पे भी r को r+1 लिखेंगे तो ये r+2 नहीं बन जाएगा? तो हर r को r+1 से रिप्लेस कर दो तो होगा क्या? यहां r+1 लिखोगे तो r+2 बन गया। अपॉन अगर यहां पे r को r+1 लिखोगे तो क्या आएगा? n-r-1। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। तो मतलब अगर मुझे एक रिलेशन याद हो गया तो मैं ऐसे कोई भी रेशियो निकाल सकता हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूं। अगर कोई बोले NCR-1 अपॉन NCR की बात करें, दो कॉन्जिक्यूटिव की बात करनी है, तो यहां पे हर r को क्या लिखा है? r-1। r को लिखा है r-1, r-1 + 1 r बन गया, r-1 तो r-1 लिखा ही हुआ। तो यहां पे हर r को r-1 से रिप्लेस कर दो तो r-1 + 1 अपॉन
एन माइनस आर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिला बेटा, ये मिला आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपको एक रिजल्ट याद है तो आप बाकी सारे रिजल्ट्स निकाल सकते हो, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये बात आपको समझ आ चुकी होगी, मुझे ऐसा लगता है समझ आ गई। तो अगर एनसीआर अपॉन एनसीआर प्लस 1 आपको पता है, आर प्लस 1 अपॉन एन माइनस आर, तो आप कितनी भी कॉन्जुगेटिव रेशियोज निकाल सकते हो। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? ये समझ आ गई है तो बहुत अच्छे से नोट करो, 2 क्वेश्चन करेंगे और हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। नोट करो फटाफट। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, Derive the coefficient of 3 consecutive terms in the expansion of 1 plus x की power n are in the ratio 1:7:42, then find the value of n, ऐसा कह रहा है। तो let 3 consecutive terms मान लेते हैं, let the 3 consecutive terms are r plus 1th term, r प्लस 2th और r प्लस 3th टर्म। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। अब जो r प्लस 1th टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट कितना होगा, NCR। इसका क्या होगा, NCR प्लस 1, और इसका कितना होगा, NCR प्लस 2। इसमें कोई दिक्कत है तो बता दो। अब हमें क्या पता है, मैंने आपको अभी इसकी थ्योरी में क्या करवाया है बेटा, NCR अपॉन NCR प्लस 1 का प्रूफ किया था हमने। रट लोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे में रह जाओगे। तो क्या था इसका, r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर, r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर था। और इसकी हेल्प से आपको सब फाइंड आउट करने बताए थे। इसकी रेशियो कितनी होगी, NCR प्लस 1 अपॉन NCR प्लस 2। तो हर r को किससे रिप्लेस करना है, r प्लस 1 से। r को r प्लस 1 से रिप्लेस करोगे तो कितना आ जाएगा, r प्लस 2 अपॉन n माइनस आर माइनस 1। ठीक बात है। अब 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स की रेशियो गिवन है हमें, तो क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म मतलब ये जो 3 टर्म्स हैं 1:7:42 में, तो मतलब ये जो वैल्यू होगी r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर, क्या मैं इसको 1/7 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। और NCR प्लस 1 अपॉन NCR प्लस 2 क्या होता है, इसको मैं लिख सकता हूं 7/42, लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 7/42, तो ये हो जाएगा r प्लस 2 अपॉन n माइनस आर माइनस 1। 7/42 कितना होता है, 1/6 होता है। 7/42 इज इक्वल टू 1/6। सॉल्व कर लो इसको, कितना, 7r प्लस 7 इज इक्वल टू n माइनस आर। तो सॉल्व कर लेंगे तो कितना, 8r प्लस 7 इज इक्वल टू n आ गया यहां से। तो ठीक बात है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6r प्लस 12 इज इक्वल टू n माइनस आर माइनस 1। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 7r प्लस 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या होगी बेटा, 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लूं तो क्या मिलेगा, 8r प्लस 7 इज इक्वल टू वट, 7r प्लस 13। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, r इज इक्वल टू 6। r की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6। अब r की वैल्यू को 6 पुट कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, n। 8 6 द 48, 48 प्लस 7 इज 55। तो n की वैल्यू आ गई 55। और हमसे पूछा गया था, हमसे n ही पूछा गया था, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 55 आ गया। समझ आ गया क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, जेईई मेंस भी ऐसे ही टाइप का एग्जैक्ट डिट्टो पूछ लेता है क्वेश्चन। बात समझ आ गई, नोट करो। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर अब अगले टॉपिक पे जंप कर जाएंगे। देखो बेटा इस क्वेश्चन को, Derive the coefficient of rth, r plus 1th and r plus 2th term in the binomial expansion of this r in the AP। तब इसको प्रूव करो। अब rth टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा, ये होगा MC r माइनस 1। r प्लस 1th टर्म का क्या होगा, MC r। और r प्लस 2th टर्म का क्या होगा बच्चों, MC r प्लस 1। कोई दिक्कत है तो बताओ, सेट है काम। अब ध्यान देते हैं, इसने बोला है, इस नालायक ने बोला है कि ये एपी में है। अब एपी का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं बच्चों, इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं और इसको क्या बोलता हूं,
सी। अगर ए बी सी ए पी में होते हैं तो क्या मिलता है, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, हाँ या ना। तो हम जानते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी अगर ये सब क्या होते हैं, ए पी में होते हैं। सेट है बात। अब b कितना है, 2 इंटू एम सी आर इज इक्वल टू एम सी आर माइनस वन प्लस एम सी आर प्लस वन। कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ। अब बहुत ध्यान देना, बहुत ध्यान। मैंने क्या किया, एम सी आर माइनस वन को, या चलो एम सी आर माइनस वन को डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, 2 टाइम्स एम सी आर अपॉन एम सी आर माइनस वन। यार रहने दो, आप क्या करो, एम सी आर से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू एम सी आर माइनस वन अपॉन एम सी आर प्लस एम सी आर प्लस वन अपॉन एम सी आर। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब ध्यान दो बेटा, इसकी डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको लिखवाया था, मैं लिखवा देता हूं दोबारा। एम सी आर अपॉन एम सी आर प्लस वन कितना था, ये था बेटा, ये था आर प्लस वन अपॉन एम माइनस आर, ये था आर प्लस वन अपॉन एम माइनस आर। और मैंने आपको बोला था अगर इसकी रेशियो लेनी है तो क्या करना है, हर आर को किससे रिप्लेस करना है, आर माइनस वन से। तो ये आ जाएगा आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन। हर आर को आर माइनस वन से रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब लेकिन हमसे पूछा क्या गया, इसका रेसिप्रोकल आर माइनस वन, ये तो ठीक हो गया, और उस वाले का रेसिप्रोकल पूछा गया, सही है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 2 इज इक्वल टू एम सी आर माइनस वन अपॉन एम सी आर, एम सी आर माइनस वन अपॉन एम सी आर क्या हो जाएगा, आर अपॉन एम माइनस आर प्लस वन, और एम सी आर प्लस वन अपॉन एम सी आर, बेटा इसका रेसिप्रोकल लेना है आपको, तो ये हो जाएगा एम माइनस आर अपॉन आर प्लस वन। कोई दिक्कत इस चीज में है तो बताओ। तो बस अब कुछ भी नहीं करना, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन बची है। एम माइनस आर प्लस वन इंटू आर प्लस वन, तो कितना आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर, ये कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस एम आर प्लस एम माइनस एम आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर। ये बात समझ आ गई है। और जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, मैं दोबारा लिख देता हूं सुंदर सा बना के, एम आर तो 2 एम आर प्लस 2 एम माइनस 2 आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 2 आर प्लस 2। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है, ये माइनस 2 आर प्लस 2 आर प्लस 2 समझ आ गई। ये किसके बराबर है, इसके। और ये क्या लिखा हो बेटा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2 आर स्क्वायर, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, 2 आर स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इज इक्वल टू कितना बेटा, 2 आर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस 2 एम आर प्लस एम प्लस में कितना एम। ये इक्वेट करना है बस अब हमको। तो बेटा ध्यान देते हैं बस, अब हम क्या करना है हमें। अब देखो 2 एम आर इधर आके 4 एम आर, ये दोनों हो गए। यहां पे एम स्क्वायर नहीं है तो एक माइनस एम स्क्वायर इधर ले आया मैं, प्लस 2 आर से माइनस 2 आर कैंसल आउट हो गया, ठीक है। अब यहां पर क्या बचा बेटा हमारे पास, 2m, और यहां पे प्लस m, तो एक m बच गया, ये दोनों भी हो गए हमारे पास। माइनस 2 आर स्क्वायर इधर आके माइनस 4 आर स्क्वायर, ये दोनों भी हो गए हमारे। अब यहां पे क्या बचा बेटा, प्लस 2, बस बाकी सब सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना था, एम स्क्वायर, एक एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, आगे कोई दिक्कत नहीं, माइनस 4 एम आर प्लस का 4 एम आर। अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया पूरे इक्वेशन को, कोई दिक्कत है तो बताओ, मैं आपको इक्वेट करके दिखा देता हूं। देखो बेटा एम स्क्वायर प्लस का सही है, माइनस 4 एम आर माइनस एम प्लस का 4 आर स्क्वायर प्लस का 4 आर स्क्वायर माइनस 2। देखो यही प्रूव करना था और ये हम प्रूव कर चुके हैं। कोई दिक्कत इस चीज में आपको है तो बताओ। अरे समझ आ गया, आसान ही तो है, मुश्किल नहीं है इसमें। सीधा बस बेटा एक ये रेशो याद है तो इस टॉपिक का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए।
अगर कोई भी सवाल फिर भी गलत होता है तो मुझे शक होगा बालक पे ही, और क्या, मास्टर पे कोई शक नहीं है, बालक पे ही शक है। ठीक है, नोट करो। फिर हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो कि आखिरी टॉपिक भी इस लेक्चर का है। चलो देखो बेटा, सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ग्रेटेस्ट टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ध्यान से देखना है आपको इस टॉपिक को। समझ आ गई बात? अब मैं आपको छोटे सा मतलब बताना चाह रहा हूं, ग्रेटेस्ट टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन की बात क्या कह रहा है। जैसे अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा दे रखा है 1 + x रेज़ टू द पावर 6, ठीक है, और बोला गया एट x = 1/2 पर, एट x = 1, आप 1/3, 1/7 हर एक के लिए वैलिड है, एट x = 1/2 पर इस पूरी एक्सपेंशन में बाइनोमियल मतलब कौन सा टर्म जो है वो सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है ना। तो अगर मैं बात करूं इसकी एक्सपेंशन की, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी बेटा, बता दो ये बात। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 7 होंगी, n+1 होती है। तो जो इसकी फर्स्ट टर्म होगी, इसकी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, मैं एक लिख देता हूं, इसकी जनरल टर्म लिख देते हैं बेटा, tr+1 = 6cr इंटू 1 की पावर 6 - r इंटू x की पावर r। बात सही है कि नहीं? तो इसकी जो फर्स्ट टर्म होगी उसमें r को क्या रखना पड़ेगा, 0। तो कितना, 6c0 इंटू, बस कोफिशिएंट देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 6c0, सही। सेकेंड टर्म में क्या होगा बेटा, r को 1 रखना है, 6c1 इंटू x की पावर 1, और x की पावर 1 का मतलब क्या है, 1/2। थर्ड होगी 6c2 1/2 का स्क्वायर। फोर्थ होगी 6c3 1/2 का क्यूब। फिफ्थ होगी 6c4 1/2 की पावर 4। 6c5 1/2 की पावर 5, और सेवेंथ टर्म होगी 6c6 1/2 की पावर 6। इस चीज में कोई दिक्कत है क्या? अब बहुत ध्यान देना, सॉल्व करके वैल्यू आ क्या रही है ये देख लेते हैं एक बार। 6c0 बेटा 1 होता है, 6c1 कितना, 6 इंटू हाफ कितना हो गया, 3। 6c2 कितना होता है, ये होता है 15, 6 इंटू 5 30/2 है ना, 15 होता है। 15 इंटू 1/4 तो 15/4 हो गया। 6c3 कितना होता है बेटा, ये देख लेते हैं एक बार, ये होता है 654 20 होता है बेटा, कितना होता है, 20 होता है। तो ये हो जाएगा 20/8। ये देखते हैं 64 और 62 बराबर हो गए बेटा, 15 ही हो गया, तो 15/16। ये कितना हो जाएगा, 65 6 होता है तो 6/32, और ये हो जाएगा 1/64, 1/64। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो आप ध्यान करोगे कि देखो 1 फर्स्ट टर्म जो है वो सेकंड से छोटी है, सेकंड टर्म थर्ड से छोटी है, ये 3.75 हो गया ना, और ये कितना हो गया बेटा आपके पास 2.5। तो हो क्या रहा है, ऊपर से जब मैं नीचे जा रहा था तो थर्ड टर्म तक तो ये बढ़ा, थर्ड टर्म तक तो ये बढ़ने लग गई वैल्यू, और लेकिन थर्ड टर्म के बाद ये कम होने लग गई। जैसे फर्स्ट टर्म जो है, जो सेकंड टर्म है फर्स्ट से बड़ी है, थर्ड सेकंड से बड़ी है, लेकिन थर्ड फोर्थ से बड़ी है, फोर्थ फिफ्थ से बड़ी है, फिफ्थ सिक्स से बड़ी है, और सिक्स सेवन से बड़ी है। तो होता क्या है, ट्रेंड क्या होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, स्टार्टिंग से लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो वैल्यू बढ़नी शुरू होगी, एक टर्म पे ग्रेटेस्ट आ जाएगी और उसके बाद फिर कम होनी शुरू हो जाएगी। मैं दोबारा दिखा देता हूं, पहले ये टर्म बढ़नी शुरू हुई, एक ग्रेटेस्ट आया, उसके बाद फिर कम होनी शुरू हो गई। समझ आ गई? तो जो ग्रेटेस्ट टर्म होती है वो किसी एक वैल्यू पे आती है और पहले तो ऊपर से नीचे बढ़नी शुरू होगी, फिर उसके बाद कम होनी शुरू हो जाएगी। क्या ये बात आपको समझ आ गई है? तो अगर मैं ऐसा लिख दूं tr+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू tr, और r हम फाइंड आउट कर लें, अगर मैं लिखूं tr+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू tr और हम r फाइंड आउट कर लें, तो हमें पता लग जाएगा कि कौन सी टर्म बड़ी होगी। अब मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है?
अगर मैं यहां पे r को 2 लिख दूं तो यहां पे क्या आ रहा है, T3 इज ग्रेटर देन T2 नहीं आ रहा, T3 इज ग्रेटर देन T2 आ रहा है। आप कहो सर आप ना r को क्या लिखो, r को 1 लिख लो, तो T2 भी तो ग्रेटर देन T1 आ रहा है, तो इसमें आपने लिखा क्या है, T3 T2 से बड़ा है, ये बात हमें पता है, सही है। T2 T1 से बड़ा, ये भी सही है। तो पता कैसे चलेगा ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, तो जो r की बड़े वाली वैल्यू होगी, r को एक बार 2 रखा था, एक बार r को हमने 1 रखा था, है ना, तो जो 2 रखा था T3, ये वाली वैल्यू हमारी ग्रेटेस्ट हुआ करेगी। मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा, यहां तो ये ग्रेटर देन ही है, 15/4 जैसे 3.75 तो 3 से बड़ा है, आपने ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिखा। अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान देते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 1 + x का होल क्यूब एट x = 1, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3c0, 3c1x, 3c2x² और 3c3x³। आप x को 1 रख दो, तो क्या पहली टर्म 1 आई, दूसरी टर्म 3 आई, अगली भी 3 आई, अगली फिर 1 आई। तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट से राइट की तरफ जाओ, पहले वैल्यूज बढ़नी शुरू होंगी और फिर कम होनी शुरू होंगी। लेकिन यहां पर तो बेटा 2 ऐसी वैल्यू है जो ग्रेटेस्ट है, जरूरी नहीं है एक ही वैल्यू ग्रेटेस्ट आएगी। इस वाले केस में एक ही आई थी, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि 2 वैल्यूज ग्रेटेस्ट आ जाएं। क्या ये बात समझ आई है, इसीलिए हमने ये रिलेशन लिखा था TR+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू TR। ये बात समझ आई है कि नहीं, हम कोई कंडीशन लगा देंगे, वहां से R की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। इस वाले केस में अगर आप R को 3 रखो तो क्या T4 T3 से बड़ा है, नहीं है ना, T4 T3 से बड़ा नहीं है। ऐसी कंडीशन लगाने के बाद जो R की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगी बेटा, आंसर होगी। ये बात समझ आई है। यहां तक के लिए आप एक बात समझ लो कि कोफिशिएंट्स जो हैं पहले बढ़ते हैं, किसी एक पर मैक्सिमम आते हैं, फिर घटने शुरू हो जाते हैं। ये पॉसिबिलिटी भी है, पहले बढ़ते हैं, 2 ग्रेटेस्ट टर्म सेम आ जाती हैं और फिर कम होना शुरू हो जाते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। ये बात समझ आ गई है, इसको फटाफट अच्छे से नोट कर लो और मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, ठीक है। नोट करो, चलो देखो बेटा, इफ x = 1/3 फाइंड द ग्रेटेस्ट टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 4x raised to the power 8। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने ग्रेटेस्ट टर्म वाले, तो सबसे पहले ध्यान देना है 1 होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो केस करवाया वो 1 + x⁴n का करवाया है। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाता 7 + 4x raised to the power 8, तो आप क्या करना, पहले 7 बाहर ले लो, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, तो आ जाएगा 1 + 4/7 × x⁴, तो क्वेश्चन सेम हो गया। इसको सॉल्व कर लो, बाद में जो भी आंसर आएगा 7⁴ से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ आई है कि नहीं आई है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यहां पर 1 के लिए था, ये बात समझ आ गई। अब इसको कैसे करेंगे, हम क्या जानते हैं, TR+1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू TR, ठीक है। R+1th टर्म और Rth टर्म, तो इसकी R+1th टर्म क्या होगी बेटा, ये होगी NCR 1 की पावर क्या लिखनी, इंटू 4x⁴, सॉरी R। ये बात समझ आ गई, इज ग्रेटर देन इक्वल टू TR क्या होगा, NCR -1 इंटू 4x⁴R -1। ये बात समझ आ गई। देखो इसने तो इसको मार गिराया, बचा एक 4x मात्र, और x को भी क्या रखना है 1/3, तो ये हो गया NCR इंटू 4/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू NCR -1। ये बात समझ आ गई। तो 4/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू NCR -1 अपॉन NCR। बेटा देखो फिर पुराने वाला जो कॉन्सेप्ट था उसका यूज यहां पर आ गया है, समझ आ गई। हमने क्या सीखा था, मैंने आपको सिखा रखा है NCR अपॉन NCR+1, और ये कितना आता था R+1 अपॉन N-R। लेकिन हमें क्या चाहिए, NCR -1 अपॉन NCR,
हर आर को किससे रिप्लेस करना है, आर माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। समझ आ गई, हर आर को आर माइनस 1 से रिप्लेस करना। तो हमारे पास क्या आ गया, 4/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, इसकी रेशियो आ गई आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना, 4n माइनस 4r प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 3r। तो बेटा ये आ गया 7r, तो 4n प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7r एंड r इज लेस देन इक्वल टू 4n प्लस 4/7। अब यहां पर n कितना है, यहां पे n है बेटा 8, 4 8 32, 32 प्लस 4 इज 36। तो यहां से कितना आया, r इज लेस देन इक्वल टू 36/7, तो मतलब r इज लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग। तो हम r की वैल्यू कौन सी लेंगे, बड़े वाली, सबसे बड़े वाली, तो r इक्वल टू 5। तो r इक्वल टू 5 आने का मतलब क्या है, 6th टर्म जो होगी वो हमारी ग्रेटेस्ट होगी। मतलब हमें अगर tr प्लस 1 पता है कितना होता है 8cr इंटू 4x की पावर r, तो यहां पे आप r को क्या रखोगे बेटा 5, तो 8c5 इंटू 4 की पावर 5, x कितना है 1/3, 1/3 की पावर 5। ये आपकी ग्रेटेस्ट टर्म निकल कर आई है। क्या ये बात समझ है कि नहीं। अगर आया होता r लेस देन इक्वल टू बेटा कितना, इक्वल टू 5 आ जाता। अगर ये सॉल्व करके आया था r इज इक्वल टू 5, अगर ये सॉल्व करके आ जाता r इज इक्वल टू 5, तो दो टर्म्स निकल कर आती। जब इक्वलिटी आती है तो r इक्वल टू 5 और r इक्वल टू 4 दो आंसर आते बेटा, और सेम आंसर निकल कर आते। ये बात का विश्वास करो, अगर यहां पे इक्वलिटी आ जाती, इक्वल टू एग्जैक्ट आंसर आ जाता, तो दो आंसर निकलते हैं, एक तो जो निकला 5 और एक उससे पहले वाला। r इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, छठी टर्म, और अगर यही आंसर आया होता तो छठी टर्म और पांचवी टर्म दोनों इक्वल आती सॉल्व करके, और दोनों ही क्या होती बेटा, ग्रेटेस्ट होती। क्या ये बात आपको समझ आ गई है। यहां पर आंसर आया r लेस देन इक्वल टू 5 पॉइंट समथिंग, तो पॉइंट समथिंग है तो ये आंसर ले लेंगे। अगर आंसर आता r इक्वल टू 5 तो दो आंसर होते, एक तो r इक्वल टू 5 और एक r इक्वल टू 4 भी होता। समझ आ गई, इसको दिमाग में रखेंगे, और दोनों से आंसर सॉल्व करके क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। कोई डाउट इस चीज में है तो बताओ, नोट करो अच्छे से, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। चलो देखो बेटा इस क्वेश्चन को, गिवन दैट द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस हैज मैक्सिमम न्यूमेरिकल वैल्यू देन फाइंड द रेंज ऑफ x। अब ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है, -5 और 4 में कौन बड़ा, आप बोलोगे 4 बड़ा, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी बड़ी, -5 की बड़ी। तो कह रहा है कि चाहे वैल्यू नेगेटिव हो, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू उठानी है, क्या होगी। कह रहा है t4 बड़ा है, फोर्थ टर्म बड़ी है। अगर फोर्थ टर्म बड़ी है, हमने देखा था बेटा पहले वैल्यू बढ़ती है और फिर वैल्यू कम होनी शुरू हो जाती है। तो हमें यहां से क्या पता, जो t4 है वो t3 से बड़ा होगा, लेकिन मॉड लगा देते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात हो रही है। और t4 जो है t5 से बड़ा होगा, t4 जो है t5 से बड़ा होगा, तो क्या मैं लिख दूं t5/t4 लेस देन इक्वल टू 1। बेटा बड़ा है ना t4, तो ये वैल्यू 1 से छोटी, t4 बड़ा है तो वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। कोई दिक्कत है तो बताओ। इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक चीज आपको बता देता हूं, tr प्लस 1 अपॉन tr कितना होगा। अगर हमारे पास 1 प्लस वाई की पावर n है मान लो, ठीक है, तो tr प्लस 1 इसकी टर्म क्या होगी, tr प्लस 1, तो वो होगी ncr इंटू वाई की पावर r अपॉन tr टर्म क्या होगी, ncr माइनस 1 वाई की पावर r माइनस 1। यहां से ये तो कट ही गया। अब ncr अपॉन ncr माइनस 1 की बात हो रही है। मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, ncr अपॉन ncr प्लस 1 कितना होता है, ये होता है r प्लस 1 अपॉन n माइनस r। तो ये बताओ ncr माइनस 1 अपॉन ncr कितना होगा। हर r को किससे रिप्लेस कर दें बेटा, r माइनस 1 से, तो ये आ जाएगा r अपॉन n माइनस r प्लस 1। ये बात समझ आ गई है कि नहीं। अब ध्यान देते हैं, तो ncr अपॉन ncr में इसका रेसिप्रोकल की बात हो रही है, तो ये सॉल्व करके आ गया tr प्लस 1 अपॉन tr सॉल्व करके आ गया, इसका रेसिप्रोकल लेना बेटा, तो n माइनस r प्लस 1 अपॉन r आ गया। ये बात समझ आ गई। इनटू में क्या चल रहा है, y चल रहा है।
हाँ या ना? अब ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो 2 बाहर ले लिया, तो 1 प्लस 3/16 x की पावर 10 हो गया बेटा। 2 कॉमन ले लिया था मैंने। इसको सॉल्व कर लेते हैं, बाद में ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ध्यान दो, ध्यान देंगे बहुत। हमें क्या चाहिए? T4/T3। तो r को क्या रख दूं? 3। तो T4/T3 बन गया। r को अगर मैं बेटा 3 रखूंगा और n हमारे पास 10 है, तो 10 - 3 इज 7, 7 + 1 इज 8, 8/3y, 8/3y, y कितना है यहाँ पे? अब 3/16x, इसका मॉड > 1। और अगर मैं T5/T4 की बात करूं तो r को 4 रखना पड़ेगा। r को 4 रखा तो T5/T4, 10 - 4 इज 6, 6 + 1 इज 7, 7 बाय बेटा कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। तो 7/4y, तो हो जाएगा 7/4 इंटू y कितना है बेटा? 3/16x इंटू < 1। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? ये सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से आ गया x mod of x इज > 2, और यहां से सॉल्व करके कितना है? 21 कितना? 64। तो यहां से आया mod x इज < 64/21। बात समझ आ गई? अब इसको और सुंदर लिख सकते हैं आप, x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 2 से ∞, और यहां से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -64/21 से 64/21। तो ये अब ध्यान देंगे, हुआ क्या? यहां से ये बोल रहा है, यहां से ये बोल रहा है, लेकिन दोनों चीजें साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए थी, ये भी और ये भी। तो हम इन दोनों का क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा? ये कहता है 2 से बड़ा, ये कहता है -2 से छोटा, ये कहता है -64/21। ये बेटा कितना होगा? ये -3 पॉइंट समथिंग होगा, कहीं यहां पर होगा, और सिमिलरली फिर ये यहां पे होगा कहीं। ये कह रहा है इन दोनों के बीच में होगा। तो कॉमन आंसर क्या आया? -64/21 से -2 और 2 से लेके 64/21। ये दोनों हमारे आंसर हैं बेटा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये दोनों, आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अगर आपको ये पसंद आया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। बाय बाय।